अब की बार 100 के पार यही नारा लेके हम महानगर पालिका में भी जा रहे हैं, मुंबई महानगर पालिका में, और इसी नारे के साथ हम 2024 में जो इलेक्शन होगा विधानसभा वाला, उसमें भी हम अब की बार 100 के पार के नारे के साथ में जा रहे हैं। और प्रबल महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव माननीय यशवंत सिंह जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस पक्ष ने उन्हें अभी सचिव की जवाबदारी दी है, वहीं इस जवाबदारी को लेकर उनका क्या कहना है, उनसे बातचीत करके हम ये जानने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इनका अगला कदम क्या होगा, उस बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं। सर, पहला बात आपका परिचय। नमस्कार, मैं यशवंत सिंह। इस समय जो आपने अभी देखा होगा, नई जो लिस्ट आई है उसमें नाना पटोले जी ने मुझ पर विश्वास करके सचिव पद की जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं नाना पटोले जी का और समस्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मैं तहे दिल आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मेरे काम को उन्होंने परखा और मुझे आगे आने वाले समय में सचिव के पद पर जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं बखूबी निभाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। सर, देखा जाए तो कांग्रेस की जो हालत है काफ़ी पतली हुई है, तो कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश में और मजबूत हुए, इसके लिए आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? आप जानते हैं कि इस समय महाराष्ट्र में हम महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में हैं, जिसमें कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, हम तीनों ने मिलके सरकार बनाया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इस समय जुमलेबाजी चल रही है कि सरकार 2 दिन की मेहमान है, 4 दिन की मेहमान है, 6 दिन की मेहमान है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फडणवीस जी जो बोल रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी मुख्यमंत्री हूँ, तो ये सब केवल स्वप्न की बात है। तो हम अच्छी तरह से सरकार भी चला रहे हैं और आगे आने वाले समय में आपको मैं इस चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि कांग्रेस वार्ड लेवल से लेके विधानसभा से लेके ज़िले लेवल तक अपने आप को मजबूत कर रही है, और उस मजबूती के साथ में खड़े होने के लिए आप जैसा देख रहे हैं कि हमको सेंट्रल की तरफ से, एआईसीसी की तरफ से माननीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और प्रियंका गांधी जी ने हमको एक सशक्त कद्देवार नेता जो हमको दिया है, जो कि इस समय हमारे पूरे महाराष्ट्र को हैंडल कर रहे हैं। ऐसे नाना पटोले जी जो अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व जिनका है, तो उनके मार्गदर्शन में आप देखिए आगे आने वाले समय में हम अब की बार 100 के पार यही नारा लेके हम महानगर पालिका में भी जा रहे हैं, मुंबई महानगर पालिका में, और इसी नारे के साथ हम 2024 में जो इलेक्शन होगा विधानसभा वाला, उसमें भी हम अब की बार 100 के पार के नारे के साथ में जा रहे हैं। और प्रबल मैं आपको शक्ति के साथ आपको बता सकता हूं कि आगे आने वाले समय में केवल और केवल वार्ड ही नहीं, जिला परिषद से लेके जो छोटे छोटे निकाय चुनाव हैं उसमें नाना पटोले जी पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। और अभी जो आपने 1 हफ्ते पहले जो रिज़ल्ट देखा, उसी का नतीजा है कि हम महाराष्ट्र में नंबर 1 पे हैं। 29 सीटों पे हम जीत हासिल हमने किया है और इस समय हम फिर से नंबर 1 पे आए हुए हैं। सर, देखा जाए तो महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस एक नंबर पे आई है, ये बातें सत्य है, लेकिन वहीं अगर कोंकण में पालघर जिले की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है और जिला परिषद में शायद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। तो पालघर जिला में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या कदम होंगे आप लोगों को? पालघर जिला की अगर आप संरचना देखें तो 2014 में, अगर आपको याद होगा, 2014 में कांग्रेस ही पार्टी ऐसी थी जिसने कि थाना से अलग करके पालघर जिले का निर्माण किया। उस समय अगर आपको याद होगा तो हमारे ही एमएलएस थे और हमारे ही एमपीज़ थे जिनके कारण इतना अथक प्रयत्न किया गया। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी, मैं मानता हूं कि पिछले कुछ समय से लगभग पिछले 5-6 सालों से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन थोड़ा सा डामाडोल रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नाना पटोले जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि संगठन से आए हुए हैं, जो कि संगठन में विश्वास करते हैं, और जो व्यक्ति संगठन में विश्वास करता है वो हमेशा संगठन की बात करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करता है। तो आप देखिएगा, भले हमारा इस बार प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम अपने सिंबल पे इस बार चुनाव लड़े हैं, जो कि पिछले 20 सालों से लोगों के बीच में जब हम गए हैं चुनाव को लेके,
तो सबसे ज़्यादा खुशी जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनके अंदर केवल एक खुशी थी कि साहब कम से कम इस बार हमें कांग्रेस के सिंबल पे, हाथ के सिंबल पे हमको वोट देने को तो मिलेगा। तो इस तरह से एक नई स्फूर्ति के साथ, एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नए कांग्रेस पार्टी का जो एक उदय होना चाहिए, उस उदय को आप अगले 1 साल 2 साल के समय में आप देखेंगे। पालघर में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी होगी, अपने बल पे चुनाव लड़ेगी और अपने बल पे चुनाव लड़के फिर हम उसी तरह से 2009 की तरह हम फिर से कांग्रेस पार्टी को एक अपने मुकाम पर पहुंचाएंगे। ये आप विश्वास रखिए। और नाना पटोले जी के नेतृत्व में और यहाँ पर जो अभी नए नवनियुक्त जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पाटिल जी, उनके नेतृत्व में हम अच्छी तरह से आगे कांग्रेस पार्टी को ले जाएंगे। सर, जैसे भी आपने प्रफुल्ल पाटिल जो नए जिला अध्यक्ष हैं उनके बारे में बात किया, तो देखा जाए तो उनके जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर जो पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी है। शायद उन्होंने अपनी शिकायत भी वरिष्ठ नेताओं के पास दर्ज कराई है, तो उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जब हम राजनीति की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसको कि आप डेमोक्रेटिक पार्टी कह सकते हैं और कहते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब ही होता है कि आप अपनी बातों को, आप राइट प्लेटफॉर्म जो आपको दिया गया है, आप अपनी बातों को वहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। जिनको हटाया गया है मैं नहीं कहूँगा, जिनको नई जो अपॉर्चुनिटी दी गई है वो नई अपॉर्चुनिटी के साथ में, नए विज़न के साथ में आए और अच्छी तरह से पालघर ज़िलों को फिर से हम अच्छा विकसित कर सकें। और जिनके पास से जिम्मेदारी ली गई है उनको भी पार्टी में उचित स्थान दिया जाएगा, उनको भी पार्टी में आगे चल के हम अच्छी तरह से, क्योंकि हम इस तरह के लोग नहीं हैं कि भाई जिसका यूज़ कर लिया और उसको उठा के फेंक दिया गया। पिछली बार जो परफॉर्मेंस पिछले 10-15 साल से चल रहा था, जो कांग्रेस पार्टी का जो पालघर ज़िले में परफॉर्मेंस था, उसको देखते हुए और उसके साथ साथ में चेंजेस तो एक नेचर है ना, चेंज तो होना ही चाहिए। चीज़ों को अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आप नई सोसाइटी का आप निर्माण कैसे कर पाएंगे, नए लोगों को आप चांस कैसे दे पाएंगे। तो पुराने लोगों को आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि वो उनको दरकिनार कर दिया गया। हाँ, उनसे जिम्मेदारी लेके किसी नए व्यक्ति को दिया गया है, नए हमारे जो कार्यकर्ता हैं प्रफुल्ल पाटिल जी, उनको दिया गया है, लेकिन उनको भी ससम्मान पार्टी में एक उचित स्थान मिलेगा, इतना मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। लेकिन अभी आपके पार्टी के लोगों का यहाँ तक कहना है कि प्रफुल्ल पाटिल को जो जिलाध्यक्ष बनाया गया, अभी जो ये उपचुनाव हुआ जिला परिषद का या पंचायत समिति का, उसमें गिने चुने वोट ही उनके क्षेत्र में मिले हैं और ऐसे आदमी को बनाया गया जिसका कोई जनाधार नहीं है। आपके जो पुराने कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के लोगों का आरोप है, तो इस विषय में क्या कहेंगे? नहीं, जब आप नई जिम्मेदारियां किसी को मिलती हैं और पुरानी जिम्मेदारियां हटाई जाती हैं तो आरोप प्रत्यारोप का एक सिलसिला हर पॉलिटिकल पार्टी में चलता है। और जहां डेमोक्रेटिक पार्टी होती है वहां तो कुछ ज़्यादा ही चलता है। हम उस परिप्रेक्ष्य में नहीं जाके एक चीज़ देखते हैं कि प्रफुल्ल पाटिल जी जो है वो नए कार्यकर्ता नहीं है, 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बात ये था कि इस बार एक जो हमने नाना पटोले जी ने एक जो कल्पना और संकल्पना किया था और कि आगे आने वाले चुनाव में, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे वो वार्ड का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, उसी परिप्रेक्ष्य में हमने एक विज़न के साथ हम गए लोगों में कि अब हम अपने सिंबल पे ही चुनाव लड़ेंगे। तो हमारा जो सबसे बड़ा मैसेज था पूरे महाराष्ट्र में देना कि हम अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, तो हमारा एक जो पहला विज़न था ये था कि हम अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। जो हमने लड़ा, मत कम मिले ज़्यादा मिले, वो एक दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर भी हम विचार मंथन कर रहे हैं। नई शक्ति को जोड़ रहे हैं, नए लोगों को जोड़ रहे हैं, नए लोगों के साथ में पुराने लोगों को हम साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छा संगठन तैयार करेंगे। आगे आने वाले समय में जो रिज़ल्ट हमने अभी पालघर में देखा, आप नागपुर के रिज़ल्ट की बात नहीं करते हैं जहाँ पे कि हम पूरी तरह से क्लीन बोल्ड कर चुके हैं बीजेपी को, जो कि बीजेपी का गढ़ है, आरएसएस का भी वही गढ़ है नागपुर, जहाँ पे कि उसका मुख्यालय है। तो ये चूंकि वहाँ पे हमारे पास एक लीडर है जो कि लीड कर सकता है, इसी तरह से आप आने वाले समय में देखें कि नाना पटोले जी के नेतृत्व में यहाँ पे भी आपको लीडर मिलेंगे जो कि पूरे पालघर का नेतृत्व करेंगे। और जिस तरह से हमने नागपुर में क्लीन बोल्ड किया, उसी तरह से पालघर में भी हम क्लीन बोल्ड करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो अभी हमें लोग मान के चले, चाहे मुंबई महानगर पालिका हो, चाहे वसई विरार महानगर पालिका हो, या आने वाले महाराष्ट्र में दूसरे भी चुनाव है विधानसभा लोकसभा में, तो ऐसे में कांग्रेस खुद के दम पर चुनाव लड़ेगी। पहले वो आघाड़ी सरकार में शामिल है, फिर भी अलग ही चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर लड़ेगी। एकला चलो का नारा है, अकेले ही चलेंगे, अकेले ही बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे।
अपने संगठन को मजबूत करेंगे और मजबूत करने के बाद अपने ही लोगों को आगे लाया जाएगा। जो हमारे कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहे थे या रहे होंगे, उनको सबको नाना पटोले जी के नेतृत्व में सबको समान सहभागिता और समान उनको पार्ट मिलेगा, ऐसा मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ। हाँ, जैसे आपने कहा 227 सीट पे महानगर पालिका में भी, मुंबई महानगर पालिका में हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और 288 सीटों पे भी हम 2024 में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे पूरे महाराष्ट्र में। सर, देखा जाए तो महाराष्ट्र में संगठन की बात अगर करें कांग्रेस की, तो संगठन के तौर पे कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर दिखती है ज़मीनी स्तर पर। तो संगठनात्मक संगठन को लेकर आप क्या कदम उठाने वाले ताकि ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस मजबूत हो? नहीं, आप विदर्भ को देखिए, विदर्भ में हम काफ़ी पावरफुल हुए हैं पिछले 5 सालों में। हमारा अगर आप ग्राफ देखें वहाँ पे, तो पूरे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो 2019 के अगर आप चुनाव को देखते हैं तो 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया था। उसमें से 87 लाख के लगभग मतदान हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी को मिला है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि कांग्रेस कमज़ोर हुई है। और अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो 2014 और 2019 में भी हम 2 सीटों से आगे रहे हैं, 2019 को अगर आप कंपेयर करते हैं। लेकिन हाँ, कहीं नहीं तो कहीं मुझे लगता है कि जो हमारा वोट ऑफ परसेंटेज है और पर्टिकुलर सीट बेस्ड अब हमको वोट ऑफ परसेंटेज अपने को बढ़ाने की ज़रूरत है, कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने की ज़रूरत है। उसमें हम 2 चीज़ों पे काम कर रहे हैं इस समय काम ऐसा चल रहा है कि बहुत सारी सीटें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लगभग 150 सीटें हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं 288 में, जहाँ पे कि हम आसानी से फिर से हम उसको अपने कब्जे में ले सकते हैं। वहाँ पे बूथ लेवल से लेके, सेक्टर लेवल से लेके, वार्ड लेवल से लेके विधानसभा लेवल तक हम अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं और लोग एकदम उत्साहित होकर लोग हमारे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मोदी जी का जो नारा था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लोगों को हम रोज़गार देंगे, जीडीपी की आप हालत देख ही रहे हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है आप वो देख ही रहे हैं। जो हमारा बगल का देश नेपाल, जो हमारा दोस्त था, आज वो भी हमको आंख दिखा रहा है। बांग्लादेश जिसको हमने स्वतंत्र कराया, वो भी आज हमको आंख दिखाता है। तो आप अगर हाउडी मोदी के चक्कर में 200 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपने अभी बीच में कोरोना काल में देखा, जिस समय केसेस कम होते हैं उस समय सेंट्रल संभालती है, और जिस समय केसेस बढ़ जाते हैं, जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट ने जो मैनेजमेंट दिखाया पूरी तरह से फेलियर है। नोटबंदी से लेके, आप नोटबंदी से शुरू करिए और उसके बाद जीएसटी से लेके, गब्बर सिंह टैक्स से लेके, पूरे एजुकेशन पॉलिसी की बात करिए, किसी भी सेक्टर की आप बात करिए, मुझे तो लगता है कि मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने जिस चीज़ को टच कर दिया वो चीज़ अपने आप में ख़त्म हो जाती है। तो अब लोगों को, नौजवानों को भी और जो भी समाज के लोग हैं उनको ये समझ में आ गया कि अगर अब कांग्रेस को लाना है और देश को बचाना है, उसी पे ही लोग चल रहे हैं। आप देखिए पिछले 431 दिन से हमारे किसान जो हैं मोर्चे पे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है। 1 साल 2 महीने 6 दिन लगभग आज हो चुके हैं। मतलब जो कंडीशंस इसमें क्रिएट हो रहा है, क्यों आपके पास 1 मिनट का समय नहीं होता? आपने जिस समय आपको कुर्सी चाहिए होती है उस समय आपने कहा था कि मैं आपका सेवक हूँ, प्रधान सेवक हूँ, आपको जिस दिन ऐसे लगे कि आप मुझे कुर्सी से उठा के फेंक देना। आज आपके पास 5 मिनट का समय नहीं कि आप जाके वहाँ पे हज़ारों हज़ार लोग शहीद हो चुके हैं, किसान हमारे शहीद हो चुके हैं, उनसे मिलने का आपके पास समय नहीं है। लखीमपुर खीरी का आपने कांड देखा ही कि इनके मिनिस्टर्स जो हैं इतने रौद्र रूप में आ गए हैं कि जब ज़रूरत होती है तो गाड़ियों के नीचे रौद देते हैं। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है, और इस मुद्दे को लेके हम पूरी प्रखरता के साथ में लोगों के बीच में जा रहे हैं कि अगर आगे आने वाले समय में हमको कांग्रेस को जिता के लाना है, ताकि हम कम से कम अच्छे भारत का स्वप्न देख सकें और हिंदू, मुस्लिम और बाकी के जो सौहार्द का एक वातावरण है उसका फिर से निर्माण किया जा सके। अच्छा, देखा जाए आने वाले चुनाव में आप अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, जैसे देखा जाए तो आपके मित्र पक्ष भी है जो आघाड़ी सरकार में शामिल है, बीजेपी तो आपकी विरोधी पार्टियाँ हैं। तो आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा विरोधी पार्टी आपका कौन रहेगा? आपके विरोध में कौन सी पार्टी के खिलाफ आप चुनाव ज़्यादा करेंगे और प्रचार में जाएंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो हमारा विरोधी जो है इस समय बीजेपी है, क्योंकि ऐसी ताकतों को, जो ताकत इस देश के लिए जो घातक हों, ऐसी ताकतों को उखाड़ के फेंकना वही कांग्रेस का एक उद्देश्य है और उसी पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में बीजेपी हमारी विरोधी पार्टी होगी जिसको कि हम समूल नष्ट, जैसे इन्होंने कहा था, अगर आपको याद होगा कि कांग्रेस को पूरी तरह से भारत देश से हटाना। आपकी मानसिकता क्या है? आप ये चाहते ही नहीं कि विपक्ष आपके सामने, कोई विपक्ष का कोई बैठ सके। तो इस मानसिकता वाले लोगों को मुझे नहीं लगता है कि भारत जैसे सुदृढ़ देश में और भारत जैसे देश में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। हमारा आगे आने वाले चुनाव में केवल और केवल बीजेपी ही
को ही हम टारगेट करेंगे और उसको हम पूरी तरह से हराएंगे। सर, दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में कांग्रेस किन किन मुद्दों को ज़्यादा महत्व देने वाली है और उस मुद्दों को लेकर चुनाव में जाने वाली है? मुद्दे कांग्रेस के जो मुद्दे होंगे, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो भी कमिटमेंट किया था, आप रोज़गार 2 करोड़ हर साल देना, लगभग 14 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए हैं। हेल्थ की आप बात करते थे, हेल्थ में आपने देखा क्या कंडीशन हुआ। एक छोटा सा तो नहीं, एक बड़ा सा अगर आप उदाहरण अगर देखते हैं तो दिल्ली की आप कंडीशंस देख लीजिए। आप बाकी के जहाँ पे इनके राज्य हैं जो इसमें भी यहाँ तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि महाराष्ट्र का जो सबसे अच्छा गैस सिस्टम पूरे इंडिया में अगर किसी ने हैंडल किया तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हैंडल किया इस कोविड केसेस को। हमारे पास मुद्दे बेहिसाब हैं, जो इन्होंने कमिटमेंट किया था इन्होंने पूरा नहीं किया, हो चाहे रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे आपके पेट्रोल और डीजल का मुद्दा हो, चाहे रसोई गैस का मुद्दा हो। 25 लाख लोगों को इन्होंने फ्री गैस बांट दिया। उसके बाद 25 लाख में से अगर आप अभी फिगर देखिए तो आपको पता चलेगा कि 90% लोगों ने फिर से उसको रिफ़िल ही नहीं करा उस सिलेंडर को। ये तो कंडीशन है। उज्ज्वला योजना की बात मैं कर रहा हूँ। जो इन्होंने कमिटमेंट किया था वो सब कमिटमेंट पे फेल हैं। ऐसे हर मुद्दे को हम प्रखरता से उठाएंगे और लोगों के बीच में सब मुद्दे को लेके जाएंगे। जहाँ पर कि ये फेलियर गवर्नमेंट है, इसको पूरी तरह से यहाँ से हटाना है। आपने देखा कि हमारे साथ जो थे ये यशवंत सिंह जी थे, जो अभी जिनके ऊपर सचिव की जवाबदारी दी गई है और उनका कहना है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस अपने ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी और जो बीजेपी सरकार के वादे थे जो पूरे नहीं किए, उन वादों को अपना चुनावी मुद्दा बनाएगी और उसी चुनावी मुद्दे पर वह चुनाव लड़ेगी। संजय सिंह, पालघर।